ट्रेडिंग इन द जोन, चैप्टर 3, जिम्मेदारी उठाना। हिंदी audiobook.com में आपका स्वागत है। आज के चैप्टर पर बात करने से पहले हम पिछले चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम जिम्मेदारी से आगे बढ़ सकें। चैप्टर 2 का टाइटल है ट्रेडिंग की लत और इसके खतरे, जिसमें सबसे पहले तो हमने यह जाना कि हमारा यह अट्रैक्शन कहीं एक दिमाग का कीड़ा शांत करने के लिए तो नहीं है। अगर ऐसा है तो अभी से इस लत को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जब आप चैप्टर 2 को सुनते हैं तब आप यह बखूबी सीखते हैं कि इस कीड़े की पहचान कैसे की जाए। इसका दूसरा टॉपिक था कि हमें बाहरी खतरों से ज़्यादा अपने आंतरिक खतरों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाहरी खतरों को हम समय से पहले भांपकर अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक खतरे हमें इसका अवसर नहीं देते। इन आंतरिक खतरों की जड़ें हमारे बचपन में होती है, जिन्हें पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए इनसे तब तक नहीं बचा जा सकता जब तक हम स्वयं अपने मानसिक खतरों की पहचान न कर लें। इस चैप्टर में हमने जिस तीसरे टॉपिक पर बात की थी वह था सेफ गार्ड, यानी हम अपने ट्रेडिंग करियर के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल और बैलेंस कैसे रखें, इसमें मौजूद खतरों से कैसे निपटें, हमें ट्रेडिंग के खतरों से बचने के लिए किस तरह के बुलेट प्रूफ सेफ गार्ड की आवश्यकता है, जिसके बारे में चैप्टर 2 सबसे बेहतरीन तरीके से आपको सिखा सकता है कि आप एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। चौथा टॉपिक था कि हम मोटे तौर पर किन समस्याओं से घिरे रहते हैं और इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, जिसमें पहली समस्या है कि हम किसी भी तरह के नियमों में नहीं बंधना चाहते हैं और न ही अपने खुद के नियम बनाते हैं। दूसरी समस्या यह है कि हम अपने द्वारा किए गए किसी भी एक्शन के रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करने से दूर भागते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद न लेकर इसका वजन दूसरों पर डालना चाहते हैं। तीसरी समस्या है कि हमें स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं बल्कि कभी भी और कुछ भी मिलने की उम्मीद हर समय रहती है, हालांकि जिसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ट्रेडिंग के रूल्स को ब्रेक करते रहते हैं, उनका ठीक से पालन नहीं करते। और चौथी समस्या यह है कि हम बहुत कम ही बार यह प्रयास करते हैं कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तालमेल स्थापित हो। हम जीवन में बहुत कम बार ही अपनी समस्याओं पर ध्यान देते हैं और यह तब होता है जब तक हमारा किसी बड़े खतरे से सामना न हो जाए, जिसकी वजह से हम यह नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हमारे चीप रिजल्ट्स के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं, हम उनसे कैसे निपट सकते हैं और एक ऐसे ट्रेडर बन सकते हैं जो कंसिस्टेंट विनर के तौर पर ट्रेडिंग करे। आइए अब बढ़ते हैं ट्रेडिंग इन द जोन के तीसरे चैप्टर की ओर, जिसका टाइटल है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें। दैनिक जागरण के 28 सितंबर 2016 के हिंदी डिजिटल अंक में प्रिंसिपल अशोक बेताब जी के नाम से एक पोस्ट लिखी गई, जिसका टाइटल था सफलता के लिए जिम्मेदारी लेना जरूरी है, जो मार्क डगलस की इस फेमस बुक ट्रेडिंग इन द जोन के और विशेषकर चैप्टर 3 पर एकदम सटीक बैठती है। इस पोस्ट के अनुसार यदि आप किसी भी व्यक्ति, समाज, संगठन, कारोबार या देश के पिछड़ने का मूल कारण खोजेंगे, तब आप पाएंगे कि इसका एक मूल कारण अपने काम की स्वयं जिम्मेदारी न लेकर इसे दूसरों की जिम्मेदारी समझना है। अगर किसी भी काम का रिजल्ट गलत हो जाए, उसकी जिम्मेदारी लोग दूसरों पर डालकर खुद को उस भार से मुक्त समझ लेते हैं और ऐसे बिहेव करने लगते हैं मानो उन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इसके विपरीत किसी भी काम की जिम्मेदारी लेना, उसे समझना और उसे पूरा करना सफलता की ओर पहला कदम होता है। क्या आपको लगने लगा है कि आप हालात के मारे हुए एक मजबूर इंसान हैं, जिसके जीवन में बहुत कुछ बस के बाहर है? यदि आपको वास्तव में ऐसा लगने लगा है तो यह सोच छोड़ दें। इस पोस्ट में प्राचार्य जी ने अपने 16 वर्षों के प्राचार्य के तौर पर किए गए कार्य का अनुभव भी शेयर किया है, जिसे आप इस पोस्ट में अवश्य पढ़ें। अगर आपके द्वारा किए गए काम का रिजल्ट आपकी अपेक्षा के अनुसार न आए तो इसका कारण स्वयं में ढूंढना चाहिए और फिर उसमें सुधार लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। किसी भी खराब रिजल्ट के लिए अगर आप हर समय अपना बचाव करते रहेंगे और इसका कारण किसी दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति या फिर कोई दूसरे कारण को मानेंगे, तो आप कभी भी बेहतर रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप एक स्वतंत्र नागरिक बनना चाहते हैं, तब आपको
अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से और अच्छे ढंग से निभानी होगी। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग से क्या रिजल्ट लाना चाहते हैं, इसके बारे में आपका क्या निर्णय होगा, इन सब कामों की जिम्मेदारी किसी और की कैसे हो सकती है? यह तो केवल आपकी ही जिम्मेदारी है। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रयास करें ताकि आप अपने व अपने परिवार के सपने साकार कर सकें। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है वह अपनी सारी ऊर्जा संचित करके कार्य करता है, और यही सत्य है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना आपको शक्ति, सफलता व मानसिक बल देता है, आपके स्वाभिमान को बढ़ाता है, और यही आपके जीवन की खुशियों का कारण बनता है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। अपनी किस्मत को कोसने के बजाय अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग स्वयं संभालें। इस खूबसूरत और प्रेरणादायक लेख के लिए मैं अपनी व आप सभी की ओर से प्रिंसिपल आलोक बेताब जी का दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हालांकि जिम्मेदारी लेना शब्द सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसकी अवधारणा को समझना और इसे ट्रेड में व्यवहार में लाना आसान नहीं है। डगलस के अनुसार अपने ट्रेड में जिम्मेदारी लेना और सफलता के उपयुक्त सिद्धांतों को सीखना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपको यह समझना होगा कि एक ट्रेडर के रूप में आपकी सफलता के लिए आप किस तरह से जिम्मेदार हैं। तभी आप उन विशेषताओं को अपना सकते हैं जो आपको उन चुनिंदा ट्रेडर्स के ग्रुप में शामिल कर पाएगा जो मार्केट में कंसिस्टेंटली सफल हो रहे हैं। चैप्टर 1 के लास्ट में डगलस ने कहा है कि आप जो कंसिस्टेंट सक्सेस ट्रेडर बनना चाहते हैं वह अभी तक मौजूद नहीं है। इसके लिए जैसे एक मूर्तिकार एक मॉडल को रूप देता है, वैसे ही आपको अपने एक फ्यूचर का नया एडिशन लॉन्च करना पड़ेगा। अपने मेंटल एनवायरनमेंट को आकार दें। अपने नए एडिशन को डेवलप करने के लिए आप जिन टूल्स का उपयोग करेंगे वे है आपकी सीखने की विलिंगनेस और डिजायर, जो आपके सक्सेस के पैशन से प्रेरित हो। इन टूल्स को यूज करने का आपका मीडियम क्या है? क्योंकि एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए कई माध्यमों में काम करना चुन सकता है, जैसे मिट्टी, संगमरमर और धातु आदि। यदि आप अपनी पर्सनैलिटी का एक नया कंसिस्टेंट विनर एडिशन बनाना चाहते हैं तो आपके पास इसके लिए केवल आपका बिलीफ और एटीट्यूड ही आपके काम आएगा। डगलस इसके बारे में कहते हैं कि आपके इस आर्टिस्टिक एवेंडर का मीडियम आपका मेंटल एनवायरनमेंट होगा, जहां आप अपनी सीखने की इच्छा के साथ अपने अल्टीमेट गोल को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बिलीफ और एटीट्यूड को रिस्ट्रक्चर्ड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इस बुक में राइटर मानते हैं कि आपका अल्टीमेट गोल कंसिस्टेंसी है। यदि आप अधिकांश ट्रेडर की तरह सोचते हैं तो आपको उपलब्ध अपॉर्चुनिटी के पूरे पोटेंशियल का एहसास नहीं है। इस पोटेंशियल को फील करने और जीवन में रियल बनाने के लिए आपका प्राइमरी गोल यह सीखना है कि कंसिस्टेंटली सक्सेस ट्रेडर की तरह कैसे सोचा जाए। इस बात को हमेशा याद रखें कि बेस्ट ट्रेडर कई तरह के यूनिक तरीके से सोचते हैं। उन्होंने एक ऐसे मेंटल स्ट्रक्चर को डेवलप कर लिया है जो उन्हें बिना किसी डर के ट्रेडिंग करने की परमिशन देता है, और साथ ही साथ उन्हें लापरवाह बनने और भय आधारित गलतियों को करने से रोकता है। इस माइंडसेट में कई कंपोनेंट्स हैं, लेकिन असल में सक्सेस ट्रेडर ने अपनी ट्रेडिंग पर भय और लापरवाही से पड़ने वाले इफेक्ट को लगभग समाप्त कर दिया है। ये दो फंडामेंटल यानी मूलभूत आवश्यकताएं सक्सेसफुल ट्रेडर्स को कंसिस्टेंट रिजल्ट प्राप्त करने की परमिशन देती है। जिस समय आप भी इस मेंटेलिटी को डेवलप कर लेंगे, तब आप भी बिना किसी डर के ट्रेड करने में सक्षम हो जाएंगे, जिससे आप कई तरह की भय आधारित गलतियों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, जो रेशनलाइजिंग यानी किसी भी गलती को युक्ति संगत बनाने, अवचेतन रूप से विकृत जानकारी और हेजिटेटिंग यानी झिझकने से होती है। एक बार जब आपका यह डर खत्म हो जाता है तो इसके बाद इन गलतियों को दोबारा करने का कोई कारण शेष नहीं बचेगा, और इसके परिणाम स्वरूप वे आपके ट्रेड से लगभग गायब हो जाएंगी। किसी भी समीकरण के दो पहलू होते हैं, उसी तरह डर को खत्म करना केवल आधा समीकरण है। इसका दूसरा आधा पहलू अपने आप में संयम विकसित करने की आवश्यकता है। उत्कृष्ट एक्सीलेंट ट्रेडर ने यह सीख लिया है कि उत्साह के नकारात्मक प्रभावों या जीतने वाले ट्रेडों से आने वाले अति आत्मविश्वास का मुकाबला करने के लिए
आंतरिक अनुशासन और मानसिक तंत्र होना बेहद आवश्यक है। डगलस के अनुसार अगर आपने एक ट्रेडर के रूप में अपने आप को मॉनिटर और कंट्रोल नहीं किया और इसके बावजूद भी आप जीत रहे हैं तो यह आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यदि हम ट्रेडिंग इस आधार पर शुरू करते हैं कि जीतने के लिए ट्रेडर को एक ट्रेडर की मेंटेलिटी डेवलप करने के अपने एफर्ट्स पर फोकस करना चाहिए, तब हमें यह देखना होगा कि आखिर यह इतना आसान होने के बावजूद इतने सारे ट्रेडर्स सक्सेस क्यों नहीं होते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि नए ट्रेडर कंसिस्टेंट विनर ट्रेडर्स की तरह सोचना सीखने के बजाय वे सोचते हैं कि वे मार्केट के बारे में सीखकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। नए ट्रेडर के लिए इस तरह के ट्रैप में न पड़ना लगभग असंभव सी बात है। ऐसे कई साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो यह मान लेना बहुत आसान बना देते हैं कि यह वही है जो आप मार्केट्स के बारे में नहीं जानते हैं, जो आपके लॉस और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स की कमी का कारण बनते हैं। लेकिन यह बस इतना ही नहीं है। आप जो कंसिस्टेंसी अपनी ट्रेडिंग में चाहते हैं वह आपके माइंड में है, न कि मार्केट में। जिस समय आप अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तब गलत होने, पैसे खोने और लापरवाह बनने की प्रवृत्ति के बारे में यह एटीट्यूड और बिलीफ है जो कि तकनीक या मार्केट ज्ञान के अलावा सबसे अधिक नुकसान का कारण बनता है। यहाँ डगलस इसे समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं कि यदि आप अपने पैसे के लिए एक फंड मैनेजर का चुनाव करना चाहते हैं और इसके लिए आपके पास 2 ट्रेडर्स के ऑप्शन उपलब्ध हैं, अब आप किसे सिलेक्ट करेंगे? इसमें से पहला ट्रेडर सिंपल और मीडियोकर ट्रेडिंग टेक्निक का यूज करता है, लेकिन उसके पास एक ऐसा दिमाग है जो ट्रेडिंग के डर से भयभीत नहीं होता है। और दूसरा ट्रेडर एक जबरदस्त एनालिस्ट है, लेकिन वह मार्केट के डर से हमेशा भयभीत रहता है। हालांकि एक ट्रेडर के रूप में यह डर नहीं होना चाहिए। इसमें आपका सही सिलेक्शन स्पष्ट रूप से पहला ट्रेडर ही होगा, क्योंकि यह आपके पैसे से कहीं बेटर रिजल्ट देगा। याद रखें कि एटीट्यूड हमेशा एनालिसिस या टेक्निक की तुलना में ओवरऑल बेटर रिजल्ट देता है। यदि आपके पास सही एटीट्यूड है, सही मेंटेलिटी है, तो ट्रेड आसान है। डगलस यहाँ कहते हैं कि मुझे पता है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब आप मार्केट के बारे में सब कुछ सीखने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश ट्रेडर अपने करियर में किसी भी अन्य समय की तुलना में पहली बार ट्रेड शुरू करने के तरीके के ज़्यादा करीब होते हैं, और बहुत से लोग तो ट्रेडिंग के खतरों की एक बहुत ही अवास्तविक अवधारणा के साथ ट्रेड करना शुरू करते हैं। जब आप विशेष रूप से पहले ट्रेड में जीत जाते हैं तब यह संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है कि आप दूसरी ट्रेड में बहुत कम या बिना किसी डर के जाते हैं, और अगर इसमें भी जब वह ट्रेडर जीत जाए तब वह अगली ट्रेड में और भी कम चिंता के साथ जाएगा। इसी तरह हर जीत आपको इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि डरने की कोई बात नहीं है। ट्रेड तो पैसा बनाने का सबसे आसान संभव तरीका है, और यही डर की कमी आपके मन की एक लापरवाह स्थिति में बदल जाती है। आपने यह अनुभव किया होगा कि ऐसी मन की स्थिति होने पर जिसमें आपको बिल्कुल भी कोई डर नहीं होता है और आप सहज रूप से कार्य करते हैं और प्रतिक्रिया भी करते हैं। आप अन्य ऑप्शन पर विचार भी नहीं करते हैं, न ही आप रिजल्ट पर विचार करते हैं और न ही स्वयं इसका कोई अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं ठीक वैसा ही होता है। यह आपके अवचेतन मन से स्वाभाविक ही होने लगता है। यह आपके मन की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप स्वाभाविक रूप से रचनात्मक होते हैं, और जब आप अपने कामों के बारे में तर्कसंगत या फिर सचेत रूप से सोचना शुरू करते हैं तो आप इससे बाहर निकल जाते हैं। इस तरह आप एक पॉजिटिव जीत के एटीट्यूड को डेवलप करके उस तरह की मेंटल स्थितियों को डेवलप कर सकते हैं जो जोन का अनुभव करने के लिए सबसे अनुकूल हो। डगलस इस बारे में आगे कहते हैं कि इससे आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वे इसी के रिफ्लेक्शन होंगे जो आपके इन प्रयासों से पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद के रूप में आपकी पॉजिटिव जीत के एटीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं। महान एथलीटों के पास भी जीतने वाला यही एटीट्यूड होता है जो उन्हें आसानी से अपनी गलतियों से आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। लेकिन अन्य लोग नकारात्मक आत्म आलोचना, अफसोस और आत्मदया में फंस जाते हैं। डगलस के अनुसार बहुत से लोग
कभी भी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप नहीं करते, लेकिन ट्रेडिंग की क्यूरियस अनोमली यानी जिज्ञासु विसंगति यह है कि यदि आप एक विनिंग ट्रेड से शुरू करते हैं तो आप ऑटोमेटिक रूप से उस तरह की लापरवाह मेंटेलिटी का अनुभव करेंगे जो कि खुद को डेवलप किए बिना जीतने वाले रवैये का बाई प्रोडक्ट होता है। डगलस कहते हैं कि उन्हें यह पता है कि यह आपको थोड़ा भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन इसके कुछ गहरे अर्थ हैं। इस तरह की लापरवाह स्थिति सफलता के लिए एक आवश्यक घटक है, लेकिन यह उचित एटीट्यूड पर आधारित नहीं है। यह तो बस अत्यधिक गलतफहमी के लिए एक नुस्खे का काम करती है जो ट्रेडिंग के लिए इमोशनल और फाइनेंशियल डिजास्टर दोनों का कारण बनती है। शुरुआत में जीतने का मतलब यह नहीं है कि आप एक ट्रेडर बन गए हैं। यह तो हमें उस मानसिक लेवल तक ले जाता है जिसे केवल सबसे कुशल लोग लगातार आधार पर अनुभव करते हैं। फैक्ट यह है कि अगर आपको लगता है कि जीतने वाले ट्रेड के लिए किसी तरह के स्किल की आवश्यकता नहीं है, तो निश्चित रूप से आप ट्रेडिंग के लिए ट्रेड नहीं करते, बल्कि मेंटल कीड़े को शांत करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं। किसी भी एफर्ट्स में जीतना ज़्यादातर एटीट्यूड का काम होता है। हालांकि यह बात बहुत लोग निश्चित रूप से जानते हैं, लेकिन साथ ही अधिकांश लोग यह नहीं समझते हैं कि उनके रिजल्ट्स में एटीट्यूड का भी इम्पोर्टेंट रोल है। यह ऐसा है जैसे खेलों की कंपटीशन एक्टिविटी के लिए प्लेयर को स्ट्रेटेजी बनाने के लिए फिजिकल स्किल्स के साथ साथ मेंटल स्किल्स को भी डेवलप करना होता है। जब एक कम एक्सपर्ट व्यक्ति एक बेहतर कंपीटेटर को हरा देता है, तब उसका निर्धारण कारक क्या होता है? तो इसका जवाब है एटीट्यूड। आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए बहुत सारी स्किल्स की आवश्यकता नहीं है, आपको तो बस एक वास्तविक जीतने वाले एटीट्यूड सीखने की आवश्यकता है। कभी कभी नए ट्रेडर शुरुआती जीत की वजह से अपने आप को एक विजेता की तरह महसूस कर सकते हैं और उन्हें मार्केट के सो कॉल्ड गुरु लोग उनकी इस जीत को अपना हथियार बना लेते हैं। लेकिन इन एनालिस्ट के पास स्किल तो है, परंतु जीतने का एटीट्यूड नहीं है। ये एनालिस्ट तो बस डर के मारे काम कर रहे हैं। लेकिन नए ट्रेडर को जीतने वाले एटीट्यूड की भावना का अनुभव होता है, क्योंकि वह डरता नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास वास्तव में जीतने का एटीट्यूड है। हारना और गलत होना ट्रेडिंग की इनेविटेबल रियलिटी यानी अपरिहार्य वास्तविकताएं हैं। बेस्ट एनालिटिकल स्किल के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड व इमेजिनेटिव होना एक ट्रेड को लॉस से नहीं बचा सकता। मार्केट आज भी बेहद अनसर्टेन है और इसमें किसी भी ट्रेडर के लिए हर बार सही होने का विचार करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। तब क्या होता है जब एक नया ट्रेडर हार जाता है? डगलस इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि एक नया ट्रेडर ट्रेडिंग करते समय अपनी अपेक्षाओं और अनुभव की व्याख्या कैसे करता है, यह उसके बिलीफ और एटीट्यूड पर निर्भर करता है। लेकिन तब क्या होगा अगर वह नया ट्रेडर इस विश्वास से काम करे कि ट्रेडिंग में नुकसान से बचने का कोई संभावित तरीका ही नहीं है, क्योंकि हारना ट्रेड का एक स्वाभाविक रिजल्ट होता है। इस मेंटल एटीट्यूड से यदि मार्केट वह रिजल्ट नहीं देता जो वह चाहता है, तो इस स्थिति में उसे इमोशनल पेन होने वाला है। जैसा कि डगलस ने चैप्टर 1 में संकेत दिया था कि उन्हें यह इमोशनल पेन तब नहीं उठाना पड़ता जब ये सबसे अच्छे ट्रेडर सफल बिजनेस हाउस के परिवारों में बड़े होते या इनके सुपर ट्रेडर बनने के लिए सलाहकारों की एक फौज उपलब्ध होती। इनमें से लगभग हर एक को लॉस का सामान्य अनुभव था, लेकिन जब तक वे इसे महसूस नहीं कर लेते तब तक उन्हें लगातार सफल होने के लिए सोचने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी। यह उनके एटीट्यूड में एक फंडामेंटल बदलाव है जो उनकी सक्सेस के लिए जिम्मेदार है, न कि यह मार्केट के बारे में कुछ शानदार एहसास जैसा कि ज्यादातर लोग गलती से मान बैठते हैं। यह गलत धारणा ट्रेडर में केवल इसलिए प्रचलित है क्योंकि उनमें से बहुत कम लोग वास्तव में गहरे स्तर पर इसे समझते हैं कि किसी भी सफलता का निर्धारण करने में एटीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस आधार पर हम यह पक्का मान सकते हैं कि नुकसान के बाद हमारा नया ट्रेडर इमोशनल पेन की स्थिति में पहुंच जाएगा और इसका नतीजा यह होगा कि उसके ट्रेड करने के तरीके में पूरी तरह से नई गुणवत्ता ले आएगा। वह निश्चित रूप से अपने मन की उस लापरवाह स्थिति को छोड़ देगा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे लगेगा कि मार्केट ने उसे वह दर्द महसूस कराया है जो इस समय वह अनुभव कर रहा है।
मार्केट ने उसे हार का शिकार बनाकर उसकी जीत की भावना को उससे छीन लिया है। अब इस बारे में सोचें कि हमारे जीवन में विशेष रूप से जब हम छोटे बच्चे थे, जिस समय हम अपने खिलौने से खेल रहे थे और उसका हम वास्तव में आनंद ले रहे थे, लेकिन उसी समय हमसे ज्यादा पावर और अधिकार वाले किसी व्यक्ति ने हमें उस समय रोकने और कुछ दूसरा करने के लिए मजबूर किया। लेकिन यह हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। हमसे वो चीजें छीन ली गई जो हम चाहते थे या जिन्हें करने में हम योग्य थे। हमें अपने मन की करने से रोका गया। मुद्दा यह है कि इनमें से कई परिस्थितियों में हमारे साथ बचपन में जो हुआ और हमने उससे जो दर्द अनुभव किया, उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि हम इस बारे में कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे। इस इमोशनल पेन को हमने नहीं चुना था। इसका निर्णय हमारे हाथ में नहीं था। यह अचानक ही हमारी इच्छा के विरुद्ध घटित हुआ था। शायद उस समय हमें यह समझाया भी गया हो कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा था उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार थे। हालांकि हमें उस समय इस पर विश्वास न हुआ हो या इसका मतलब भी समझ में न आया हो। हमने इससे न केवल यह सीखा कि अच्छा महसूस करना हमारी अपनी गलती के बिना तुरंत महसूस करने से बदला जा सकता है। डगलस के अनुसार यहाँ यह कहना महत्वपूर्ण है कि हमारे कई अतीत इमोशनल रूप से दर्दनाक अनुभव अच्छे माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों का परिणाम थे, जिनमें से कई केवल वही कर रहे थे जो वे करते थे। किसी खिलौने से खेलने वाले बच्चे से वह खिलौना ले लो और बच्चा अपने उस इमोशनल दर्द को व्यक्त करने के लिए रोएगा जो वह अनुभव कर रहा है। यदि हम बहुत छोटे बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि वह हमारी किसी भी सही बात को नहीं सुनेगा। बहुत से लोग एमेच्योर माता पिता होते हैं। कुछ इमोशनल रूप से परेशान शिक्षक, प्रशिक्षक और कर्मचारी होते हैं जो अवचेतन रूप से या जानबूझकर अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को किसी ऐसे व्यक्ति पर थोपते हैं जिसे वे अपने से कम पावर का देखते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि बहुत से लोग जो दूसरों को इमोशनल दर्द देने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे काफी चतुर होते हैं। वे बहुत ही चतुराई से पीड़ितों को यह विश्वास दिला देते हैं कि उन्होंने अपना दर्द खुद ही पैदा किया है। हम में से हर एक को यह समझना होगा कि हर मामले में क्या हमारे पेनफुल एक्सपीरियंस को हमने स्वयं चुना है। हमें यह इसलिए करना होगा क्योंकि एक अडल्ट के रूप में जब हम ट्रेड मोड में आते हैं तब हमें यह महसूस ही नहीं होता कि हमारी खुशी और हमारे इमोशनल दर्द में जो तात्कालिक बदलाव हो रहे हैं, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। डगलस का कहना है कि यदि हमने ट्रेड के रिस्क को स्वीकार करना नहीं सीखा है और हम यह भी नहीं जानते कि अपने अतीत और वर्तमान के बीच इन नेचुरल रिलेशन से कैसे बचा जाए, तब हम अपने रिजल्ट्स के लिए मार्केट को दोष देने के बजाय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही खत्म कर देंगे। भले ही ट्रेड करने वाले ज्यादातर ट्रेडर अपने आप को एक जिम्मेदार एडल्ट मानते हों, लेकिन रियलिटी यह है कि केवल कुछ ही बेस्ट ट्रेडर हैं जो उस लेवल पर पहुंचे हैं जहां वे किसी विशेष ट्रेड के नतीजे के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करते हैं। हर ट्रेडर किसी न किसी हद तक यह मानता है कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि वे चाहते हैं कि मार्केट उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और उसकी उम्मीदों, आशाओं और सपनों को 100% पूरा करे। डगलस का इस बारे में आगे कहना है कि हमारी सोसाइटी इस तरह से काम करती है, लेकिन मार्केट निश्चित रूप से इस तरह से काम नहीं करती। सोसाइटी में हम दूसरों से उचित और जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे किसी भी व्यवहार से हमें कोई परिणाम भुगतना पड़ता है तो सोसाइटी इस इम्बैलेंस को सुधारने और हमें फिर से ठीक होने के लिए मौका देती है। लेकिन दूसरी ओर मार्केट की इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वह हमें ठीक होने का दोबारा मौका दे जिससे हमें फायदा हो। आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट का कोई एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आता है तब इसे इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जैसे यह बहुत ही सिक्योर और प्रॉफिटेबल है, लेकिन वास्तव में यह इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होता है। आप एडवर्टाइजमेंट के बारे में बखूबी जानते हैं कि इसे दिखाने वाला अपने फायदे के लिए ऐसा करता है। किसी भी ट्रेडर को तभी फायदा हो सकता है जब किसी अन्य ट्रेडर को लॉस हो, फिर चाहे यह लॉस फ्यूचर ट्रेड में रियल डॉलर में हो या स्टॉक ट्रेड के रूप में।
इसे डगलस कुछ इस तरह से समझाते हैं कि जब भी आप या फिर दुनिया का कोई भी ट्रेडर ट्रेड करता है तब उसका एकमात्र उद्देश्य मार्केट से पैसा बनाना होता है और मार्केट का एकमात्र उद्देश्य आपसे पैसा या अवसर निकालना होता है। इस तरह से अगर मार्केट उन लोगों का एक समूह है जो एक दूसरे से पैसे निकालने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं, इस स्थिति में ट्रेडर के लिए पर्सनल तौर पर मार्केट की क्या जिम्मेदारी होती है? इसके लिए डगलस का सुझाव है कि इस एक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के लिए उपलब्ध रूल्स फॉलो करने के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपने भी कभी खुद के लॉस के लिए मार्केट को दोष दिया है या विश्वासघात महसूस किया है तो आपको जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी ट्रेडिंग करने के लिए पर्याप्त विचार करना चाहिए। मार्केट पर दोषारोपण का मतलब है कि आपने अभी तक इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया है कि मार्केट पर आपका किसी तरह का कोई एहसान नहीं है जो आप इससे कुछ भी चाहते हो या सोचते हो। अगर आप अपनी सोशल वैल्यू को ट्रेडिंग में चलाने का प्रयास करते हैं तो आप यह नहीं समझते कि ये मार्केट में काम नहीं करती है। अगर आप मार्केट पर अपनी आशाओं, सपनों और इच्छाओं को यह मानते हुए जारी रखेंगे कि यह पूरा होने जा रहा है, जब ऐसा नहीं होता है तो आप क्रोधित, निराश, भावनात्मक रूप से व्याकुल महसूस करेंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि जिम्मेदारी लेने से डगलस का क्या अर्थ है। इनके अनुसार जिम्मेदारी अपनी पहचान के सबसे गहरे हिस्से में यह स्वीकार करना है कि मार्केट नहीं बल्कि आप एक ट्रेडर के रूप में अपनी सफलता या विफलता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। माना कि मार्केट का एकमात्र उद्देश्य आपके पैसे लेना है, लेकिन इस प्रोसेस में यह आपको पैसे कमाने के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवाती है। मार्केट में जब भी कीमतों में स्विंग यानी उतार चढ़ाव आता है तो यह मोमेंट उस समय सभी के एक्यूमुलेटिव काम को रिप्रेजेंट करता है। इस समय मार्केट अपने बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के साथ साथ ट्रेडों में इन और आउट को बेहद आसान बनाती है। जब आप मार्केट में ठगा सा महसूस करते हैं तो आप मार्केट के एक्यूमुलेटिव एक्शन से यह अपेक्षा कर रहे होते हैं कि मार्केट इस तरह से काम करे जो आपको वह देता रहे जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको अपने लिए यह सीखना होगा कि आप मार्केट से क्या चाहते हैं, उसे कैसे प्राप्त करें। और इस प्रोसेस में पहला बड़ा कदम पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेना है। और जिम्मेदारी लेना यानी अपने आप पर यह विश्वास करना है कि आपके सभी रिजल्ट्स के लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं और आपके ये रिजल्ट्स आपकी मार्केट की इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन, आपके द्वारा लिए गए निर्णयों और आपके द्वारा किए जाने वाले एक्शन पर आधारित है। अगर आप पूरी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं तो यह दो प्रमुख साइकोलॉजिकल बाधाओं को स्थापित करता है जो आपकी सफलता को रोक देते हैं। सबसे पहली बाधा तो यह उत्पन्न होगी कि आप मार्केट के साथ एक प्रतिकूल संबंध स्थापित करेंगे जो आपको अवसरों के निरंतर प्रवाह से बाहर ले जाती है। और दूसरी बाधा यह उत्पन्न होगी कि आप अपने आप को यह झूठा विश्वास दिलाएंगे कि आपकी बिजनेस प्रॉब्लम और सक्सेस की कमी को मार्केट एनालिसिस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। आइए अब पहली बाधा पर विचार करें। जब आप अपने नुकसान को कम करने के लिए कुछ काम करते हैं तो मार्केट अपने आप ही आसानी से आपकी विरोधी होने के गुण को अपना लेती है और हारना आपको दर्द, क्रोध, आक्रोश और शक्तिहीनता की उसी बचपन की भावनाओं में ले जाएगा जो हम सभी ने तब महसूस किया था जब किसी ने हमसे कुछ छीन लिया और वापस नहीं दिया। हालांकि कोई भी वंचित रहना महसूस नहीं करना चाहता, खासकर तब जब हम मानते हैं कि हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने से हमें खुशी होगी। जब कोई बाहरी पावर हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं की इंटरनल पावर के विरुद्ध कार्य कर रही थी, तब मार्केट को बाहरी ताकत की पावर सौंपना स्वाभाविक लगता है जो या तो देता है या फिर छीन लेता है। लेकिन यह भी फैक्ट है कि मार्केट यह नहीं जानती कि आप क्या चाहते हैं या इससे क्या उम्मीद लगाई बैठे हैं, और यह न ही इसकी परवाह करती है कि आप किस स्थिति में ट्रेड करते हैं, जबकि हर क्षण, हर बोली और हर प्रस्ताव आपको कुछ करने का अवसर देता है। ट्रेड में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, मुनाफा ले सकते हैं या लॉस उठा सकते हैं। अगर आप एक फ्लोर ट्रेडर हैं तो आपको तेजी से और अधिक फोकस करना होगा या इन क्षेत्रों में आपकी जो भी सीमाएं हैं उन्हें ध्यान में रखना होगा और फिर ट्रेड करना होगा। मार्केट के लिए हर पल न्यूट्रल है,
लेकिन आपके लिए हर पल वैल्यू परिवर्तन के एक ऑब्जर्वर के रूप में काम कर सकता है। डगलस कहते हैं कि इसका क्या अर्थ है? फिर वे आगे कहते हैं कि इसका अर्थ आपके द्वारा सीखी गई बातों पर आधारित होता है, जो आपके दिमाग में मौजूद है, मार्केट में नहीं। क्योंकि मार्केट अपने बारे में जनरेट इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं करती है, लेकिन आपको मार्केट में हमेशा ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो इसकी पेशकश करेंगे। इसके अलावा मार्केट यह भी नहीं जानती कि आप किसी अपॉर्चुनिटी या लॉस को कैसे डिफाइन करते हैं। आप इसमें अपॉर्चुनिटी की एक एंडलेस स्ट्रीम देख सकते हैं, या इसे एक लालची राक्षस के रूप में देख सकते हैं जो किसी भी क्षण आपके पैसे खाने के लिए तैयार है। यदि आप एक ट्रेडर के रूप में सेल्फ क्रिटिसिज्म और रिग्रेट के बिना ट्रेडों में इन और आउट की अपॉर्चुनिटी की एंडलेस स्ट्रीम देखते हैं, तब आप अपने सर्वोत्तम हित में कार्य करने और अपने अनुभवों से सीखने के लिए तैयार होंगे। दूसरी ओर, यदि आपको लगता है कि मार्केट में यह कुछ दर्दनाक अनुभव हो सकता है, तो आप स्वाभाविक रूप से चेतन या अवचेतन रूप से उस दर्द से बचने की कोशिश करेंगे। जब आप उस इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने की प्रोसेस में अपने आप को कमाई के कई अवसरों से वंचित कर लेते हैं। डगलस ने इसे दूसरे शब्दों में कहा है कि आप अपने आप को उस अवसर प्रवाह से काट कर अलग कर देते हैं। अब आपको लगेगा कि यह मार्केट आपके खिलाफ काम कर रही है, तो आप प्रतिक्रिया देंगे। आप लड़ने के लिए मजबूर महसूस करेंगे, लेकिन मार्केट निश्चित रूप से आपसे नहीं लड़ेगी। हाँ, यह बात सही है कि मार्केट आपका पैसा अवश्य हड़पना चाहती है, और साथ ही साथ यह आपको जितना आप चाहते हैं उतना लेने का अवसर भी प्रदान करती है। ऐसी स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने का एक तरीका यह है कि जहां आपको अपने लिए कुछ करने की अनलिमिटेड पेशकश की जा रही हो, वहां कभी चूकना नहीं चाहिए। ऐसा अवसर बहुत ही कम समय के लिए आता है, लेकिन जब आता है तब यह अनलिमिटेड पैटर्न डिस्प्ले करता है जो खुद को बार बार दोहराते रहते हैं। लेकिन अगर आपने अवसरों को पहचानना नहीं सीखा है, तब आप इस प्रवाह को पहचानने में असमर्थ होंगे, और यह आपके लिए एक विरोधाभास यानी पैराडॉक्स होगा। यदि आप मार्केट के इस फ्लो को महसूस करना सीखना शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड से भय, क्रोध, अफसोस, विश्वासघात और निराशा से मुक्त होना होगा। और अपने आप को ट्रेडिंग के लिए निरपेक्ष मान लेते हैं, तो आपके पास इन नेगेटिव फीलिंग्स को फील करने का कोई कारण नहीं होगा। यानी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने से आप इसके बारे में और ज़्यादा जागरूक होने जा रहे हैं। आप कुछ प्रयास करने जा रहे हैं और मार्केट के बारे में वह सब कुछ सीख सकते हैं जो आप कर सकते हैं और आप करना चाहते हैं। इस बारे में यह सोचना पूरी तरह से लॉजिकल है कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हुए जीत सकते हैं, तो फिर कुछ जानने के बाद आपका जलवा कुछ अलग ही होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या यह है कि बहुत कम ही ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग में होने वाले नुकसान के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उनका मार्केट के बारे में सीखना ठीक है और यह अपने आप में कोई समस्या भी पैदा नहीं करता है, लेकिन मार्केट के बारे में जानने का उनका जो मूल कारण है वही उनकी बर्बादी का कारण हो सकता है। जैसा कि डगलस ने बताया था और हमने भी अभी थोड़ी देर पहले उसका जिक्र किया था कि खुशी से अचानक दर्द में जाना आमतौर पर एक साइकोलॉजिकल सेटबैक यानी आघात जैसा झटका देता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार के अनुभवों को स्वस्थ तरीके से समेटना सीखते हैं। आज इस बारे में तकनीकें तो उपलब्ध हैं, लेकिन वे नॉर्मली ज्ञात नहीं हैं। अधिकांश लोगों में एक विशेष प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, विशेष रूप से ट्रेड से बदला लेना। और ट्रेडर के लिए बदला लेने का एकमात्र तरीका मार्केट को जीतना है, और मार्केट को जीतने का एकमात्र तरीका मार्केट के ज्ञान के माध्यम से है। डगलस के शब्दों में, नया ट्रेडर मार्केट के बारे में क्या सीख रहा है? वह यह सीख रहा है कि मार्केट पर काबू कैसे पा सके और कुछ साबित कर सके। वह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्केट से वह दोबारा चोट न खाए। वह मार्केट को केवल जीतने के उद्देश्य से सीखना चाहता है, न कि ट्रेडिंग का एक व्यवस्थित तरीका खोजने के लिए। वह तो दर्द से बचने या कुछ ऐसा साबित करने के तरीके के रूप में सीख रहा है जिसका मार्केट को एक उद्देश्य परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव से देखने से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसे यह एहसास नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी यह धारणा बना ली कि मार्केट के बारे में कुछ जानने से
दर्द से बचा जा सकता है। उसी समय उसने इस अपरिवर्तनीय दुविधा को पक्का कर लिया कि हारना उसकी किस्मत में ही लिखा है। यह अच्छा है कि वह अब सीख रहा है कि मार्केट के सामूहिक व्यवहार पैटर्न को कैसे पहचानना और समझना है। वह अब इस बात से मोटिवेटेड है कि उसे विजेता बनना सीखना है। इसके परिणाम स्वरूप वह अब ट्रेड लाइंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, मार्केट प्रोफाइल, पॉइंट और लाइन चार्ट, इलियट वेव, फाइबोनाची रिट्रेसमेंट, ऑसिलेटर्स, रेलिवेंट पावर, स्टोकेस्टिक और इसी तरह की कई अन्य चीजों के बारे में सीख रहा है। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? अब भले ही उसका ज्ञान बढ़ गया हो, लेकिन वह अब बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग में क्लियर इंडिकेशन होने के बावजूद वह हिचकिचाता है, अनुमान लगाता है या फिर ट्रेड ही नहीं करता है। आपको नहीं लगता कि यह तो पागलपन की हद है? जिसके लिए इतनी पढ़ाई की उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि वह काम तो हुआ ही नहीं। उसने वही किया जो ज्यादातर लोग पढ़ाई पूरी करने के बाद करते हैं। उसने ज्यादा कमाने के उद्देश्य से सीखना शुरू किया, लेकिन उसने जितना ज्यादा जाना उसका उतना ही कम लाभ उठाया। वह या उसके जैसे ज्यादातर लोग इस बात पर कभी भी इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उसने सीखने के लिए अपने समय का समर्पण करके कुछ गलत किया है, और यह केवल और केवल उसने गलत कारणों से किया है। डगलस के अनुसार जब इमोशनल पेन और इसके नेगेटिव रिजल्ट से बचने की बात आती है, तब बहुत कम ट्रेडर्स होते हैं जो इस मोशन को समझते हैं। अतः आपको अपने आप में यह एक बेहद आवश्यक डेवलपमेंट करना ही होगा कि आप इन नेगेटिव इफेक्ट को कंट्रोल करना समझ और सीख सकें, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। लेकिन हम सचेत स्तर पर यह नहीं जानते कि हमारे बचाव तंत्र मार्केट इन्फॉर्मेशन को बाहर भेज रहे हैं या उसे हमारे पक्ष में बदल रहे हैं। आइए अब हम इस बात पर गौर करें और हमारे लॉस के अनुभव पर विचार करें। जब मार्केट आपके अपोजिट लगातार अप और डाउन हो रही हो और आप यह इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते कि आप लॉस वाले ट्रेड में हैं, क्योंकि आपने अपना सारा फोकस लेवल उन टिक्स पर किया हुआ है जो आपके पक्ष में है। इनमें से औसतन आपके पक्ष में उन सभी 4-5 टिक्स में से केवल एक टिक ही आपकी फेवर में है। जब भी यह टिक आपके पक्ष में होता है, तब आप यह सोचते हैं कि अब यह मार्केट उलट गया है और सभी टिक्स आपके पक्ष में वापस आ जाएंगे। लेकिन मार्केट आपके खिलाफ ही काम कर रहा है। किसी एक पॉइंट पर आकर यह लॉस इतना अधिक हो जाता है कि आपको ट्रेडिंग बंद करनी पड़ती है। इसके बाद ट्रेडर की पहली प्रतिक्रिया होती है, काश मेरे लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए जब मेरे पास मौके उपलब्ध थे तब मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। हालांकि इस ट्रेडिंग के अवसर को आसानी से पहचान कर कैश किया जा सकता था, लेकिन ट्रेडिंग के समय हमने इसे अनदेखा कर दिया था, क्योंकि इस इंडिकेशन वाली इंफॉर्मेशन को हमने ठीक से डिफाइन न करके अपनी अवेयरनेस को ब्लॉक ही कर दिया था। ऐसी स्थिति में दरअसल होता यह है कि जब हमारे अंदर बैठे ट्रेडर ने पहली बार ट्रेडिंग करनी शुरू की थी, तब उसे मजा आ रहा था। वह उस समय बिना किसी पर्सनल एजेंडे के एक लापरवाह ट्रेडर था। जब तक शुरुआत में वह जीत रहा था, तब उसने अपने ट्रेडों को कभी न हारने वाला पर्सपेक्टिव से देखा। वह जितना अधिक जीतता गया, उतना ही अधिक वह कभी हारने की संभावना को छोटा समझता गया, और जब अंत में वह हार गया तो यह उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया। इस स्थिति में उसने यह मानने के बजाय कि उसके दर्द का कारण उसकी गलत अपेक्षा थी, उसने मार्केट को दोष देना शुरू कर दिया। उसने लापरवाही से नुकसान से बचकर दर्द को रोकने के लिए अपने एटीट्यूड में जो नाटकीय बदलाव किया, उससे समस्या हल होने वाली नहीं थी, क्योंकि यह फैक्ट है कि ट्रेडर के लिए लॉस से बचकर पेन को रोकना संभव नहीं है। मार्केट बिहेवियरल पैटर्न उत्पन्न करती है और पैटर्न खुद को बार बार दोहराते हैं, लेकिन यह हर बार नहीं होता। डगलस की तरह आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या खोने या गलत होने से बचने का कोई संभावित तरीका नहीं है। डगलस इस बारे में आगे कहते हैं कि यह तब तक संभव नहीं है जब तक ट्रेडर को ट्रेडिंग रियलिटी का एहसास नहीं होगा। इस ट्रेडिंग रियलिटी का उसे तब तक एहसास होना मुश्किल है जब तक वह इन दो सम्मोहक ताकतों का पीछा नहीं छोड़ देता, जिसमें पहली है कि वह अपने पिछले लॉस को रिकवर करके ही रहेगा, फिर चाहे उसे जो भी करना पड़े, और दूसरी यह है
कि वह मार्केट का सारा ज्ञान हासिल करने के लिए बहुत ही उत्सुक है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि इस उत्साह के साथ लापरवाही से बचने और इस बारे में सोचने की विधा में चला गया तो उसका एटीट्यूड कब पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रांसफर हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा। डगलस बताते हैं कि इस तरह का नेगेटिव एटीट्यूड उस खिलाड़ी से अलग नहीं है जो गलती न करने की कोशिश करने पर फोकस्ड रहता है और वह गलती न करने की कोशिश में ज़्यादा गलतियां करता है। खेलों में इस थिंकिंग पैटर्न को पहचानना ट्रेडिंग के मुकाबले काफ़ी आसान है, क्योंकि खिलाड़ी के फोकस और रिजल्ट के बीच अधिक असंतोषजनक रिलेशन है। लेकिन ट्रेडिंग में मार्केट डेटा और बिहेवियर में नए रिलेशन की खोज से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक भावनाओं के परिणाम स्वरूप कनेक्शन को पहचानना ज़्यादा मुश्किल है। जो ट्रेडर जितना अधिक जीतना चाहेगा उसके पास किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए उतनी ही कम सहनशीलता होगी, जो यह संकेत देती है कि उसे वह नहीं मिल रहा है जो वह चाहता है। जितनी अधिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की उसकी क्षमता होगी उतना ही कम वह अपने हित से दूर होता जाएगा, क्योंकि केवल लॉस के दर्द से बचने के लिए मार्केट के बारे में अधिक से अधिक सीखना समस्याओं को बढ़ा देगा। वह जितना अधिक सीखेगा उतना ही वह स्वाभाविक रूप से मार्केट से ज़्यादा की उम्मीद करेगा, और जब मार्केट ऐसा रिजल्ट नहीं देगी तो उसके लिए यह और अधिक असहनशील हो जाएगा। उसने जाने अनजाने में अपने चारों ओर एक दुष्कर्म डेवलप कर लिया है, जहां इतना अधिक वह सीखता है उतना ही अधिक और कमजोर होता जाता है। वह जितना अधिक कमजोर होता जाता है उतना ही वह सीखने के लिए विवश होता जाता है। यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक कि वह या तो फ्रस्ट्रेशन में ट्रेडिंग न छोड़ दे या फिर कभी भी यह नहीं मानता कि उसकी बिजनेस प्रॉब्लम्स का रूट यानी मूल कारण उसके मार्केट के ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि इस बारे में उसका अपना एटीट्यूड है। क्या आपने अपनी सक्सेस का सोर्स खोज लिया है? इस बारे में बुक कहती है कि हर ट्रेडर को अपनी सफलता के सही सोर्स का पता लगाने में कुछ समय लगता है। अपने सोर्स तक पहुंचने के रास्ते में कुछ ट्रेडर ट्रेड पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते रहते हैं, जिसे आमतौर पर बूम और बूस्ट साइकिल कहते हैं। अभी पिछले कुछ पैराग्राफ्स में आपने जिस नए ट्रेडर के बारे में सुनकर कुछ ने जो अनुमान लगाया है उसके विपरीत हर किसी का नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होता है कि हर समय नया ट्रेडर लगातार हारने के लिए ही अभिशप्त होगा। लेकिन हाँ, यह सच है कि कुछ ट्रेडर्स को लगातार नुकसान उठाना पड़ता है और इससे कई बार तो वे अपना सब कुछ खो देते हैं या फिर ट्रेडिंग करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वे और ज़्यादा इमोशनल दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। मार्केट में ऐसे भी ट्रेडर हैं जो मार्केट के स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हैं। वे हर समय विनिंग एटीट्यूड रखते हैं और वे कई कठिनाइयों के बावजूद अंततः पैसा बनाना सीख जाते हैं। आज मार्केट में जो ट्रेडर अनलिमिटेड पैसा कमाना सीख चुके हैं, उन्हें और ज़्यादा कमाना सीखने के लिए यूफोरिया यानी उत्साह के नेगेटिव इफेक्ट्स, नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करना और अपने खिलाफ सेल्फ वेंडलिज्म से होने वाले लॉस की भरपाई करना भी सीखना होगा। यूफोरिया और सेल्फ वेंडलिज्म ये दो पावरफुल साइकोलॉजिकल फोर्स हैं जिनका हमारी बॉटम लाइन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जब तक आप लगातार जीतना शुरू नहीं कर देते हैं तब तक आपको अपने आप की चिंता करने के लिए कोई भी ताकत फोर्स नहीं कर सकती, और यह एक बड़ी समस्या है। आप यह तो जानते हैं कि जब आप जीत रहे होते हैं तो किसी भी संभावित समस्या से चिंतित होना स्वाभाविक है। यूफोरिया की प्राइमरी विशेषताओं में से एक यह भी है कि यह हम में सर्वोच्च आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है। यहाँ कुछ भी गलत होने की संभावना लगभग अकल्पनीय लगने लगती है। सेल्फ वेंडलिज्म के एरर की जड़ें हमेशा कन्फ्लिक्ट में होती है। ये कन्फ्लिक्ट जीतने वाले ट्रेडर के माइंड में पनपते हैं। यह तब होता है जब आप जीत रहे होते हैं, जब आप बिना विवेकपूर्ण सीमा के गलती करने, ओवर ट्रेडिंग करने या नियमों का उल्लंघन करने के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। इस स्थिति में इस बुक के हिसाब से आप इस हद तक सोचने की चरम सीमा तक पहुंच सकते हो कि आप ही मार्केट हैं, क्योंकि उस समय मार्केट आपसे सहमत होती है। लेकिन जब यह असहमत होती है तब आप लॉस में होते हैं। डगलस ने सभी ट्रेडर्स को उनके रिजल्ट्स के आधार पर मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसमें सबसे छोटा ग्रुप उन एक्टिव ट्रेडर्स का है जो शायद कंसिस्टेंट विनर के टोटल का
10% से भी कम है, जिन्होंने ट्रेडिंग से कंसिस्टेंटली पैसा कमाना सीख लिया है और ये किसी भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट से डिस्टर्ब नहीं होते हैं। इनके पास नॉर्मल डाउनफॉल के समय भी एक कंसिस्टेंट प्रोग्रेसिव एक्टिव कर्व होता है। ये भी नॉर्मल डाउनफॉल का अनुभव करते हैं, जो किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं। इसमें अगला ग्रुप है जिसमें वे कंसिस्टेंटली हारे हुए 30 से 40% एक्टिव ट्रेडर शामिल हैं। इनके इक्विटी कर्व कंसिस्टेंट विनर्स के कर्व की मिरर इमेज होते हैं, लेकिन ये इनके अपोजिट साइड में होते हैं। भले ही ये ट्रेडिंग में कितने भी पुराने खिलाड़ी क्यों न हो, फिर भी इन्हें वह कुछ सीखने की आवश्यकता है जो उन्होंने अभी तक नहीं सीखा है। इन्हें ट्रेड के नेचर के बारे में काफ़ी भ्रम होता है और ये इस भ्रम के आदी हो जाते हैं, जिससे इनका विनर बनना लगभग असंभव हो जाता है। डगलस के अनुसार अगला सबसे बड़ा ग्रुप वह है जिसमें बाकी बचे हुए 40 से 50% वे एक्टिव ट्रेडर हैं जो बूम्स और बस्ट के हिस्से हैं। इस ग्रुप के मेंबर्स ने ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो बखूबी सीख लिया है, लेकिन यह नहीं सीखा कि इनके द्वारा कमाए गए पैसे को बनाए रखने के लिए बिजनेस स्किल का एक पूरा सेट है जिसकी मास्टरी बेहद आवश्यक है। इनके इक्विटी कर्व ज़्यादातर समय एक रोलर कोस्टर की सवारी करते हुए नजर आते हैं। ये एक पल बहुत बेहतर स्थिति में होते हैं और दूसरे ही पल तेज डाउनफॉल में चले जाते हैं। इसी तरह इनका यही रोलर कोस्टर क्रम चालू रहता है। इनका उत्साह जैसे ही जोर पकड़ता है, इनकी ट्रेडिंग पर साथ ही साथ खतरे के बादल मंडराने लगते हैं। वैसे ही आत्मविश्वास और उत्साह की स्थिति में ये किसी भी रिस्क को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह आपको विश्वास दिलाता है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आप आग का दरिया भी पार कर सकते हैं। यदि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तब आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए रूल्स या बाउंड्रीज की कोई आवश्यकता नहीं है। अति आत्मविश्वासी ट्रेडर की एक सामान्य स्थिति ऐसी ही होती है। अब जैसे ही आप सामान्य से थोड़ा असामान्य कंडीशन में आते हैं, तब आप खतरे में पड़ जाते हैं। यह स्थिति जितनी बड़ी होगी, इनका फाइनेंशियल इफेक्ट भी उतना ही बड़ा होगा। इक्विटी पर कीमत में छोटे से छोटे उतार चढ़ाव का भी बड़ा इम्पैक्ट होगा। आखिर मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान कोई जीतना क्यों नहीं चाहता? डगलस का अगला सवाल यह है। आगे वे इसका जवाब देते हैं कि हमें विश्वास है कि सभी ट्रेडर ट्रेडिंग में जीतना चाहते हैं, फिर भी जीत को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। कभी कभी ये संघर्ष इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि हमारा व्यवहार हम जो चाहते हैं उसके सीधे विरोध में आ जाता है। ये सभी प्रकार के कन्फ्लिक्ट धार्मिक, पालन पोषण, कार्यनीति या कुछ प्रकार के बचपन के आघात से उत्पन्न हो सकते हैं। अगर आपके अंदर भी ये कन्फ्लिक्ट हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मेंटल एनवायरनमेंट आपके गोल्स के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाता है। बुक में बताए अनुसार डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में एक ट्रेडर के तौर पर आप प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस में होते हैं, तब आपके लिए ट्रेडिंग बंद करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। यदि आप जीतते हैं, परंतु आपने आत्मविश्वास और संयम के बीच एक स्वस्थ बैलेंस बनाना नहीं सीखा है, या इसे इस तरह से कह सकते हैं कि आपने स्वयं को नष्ट करने की किसी भी संभावना को पहचानना या इसकी क्षतिपूर्ति करना नहीं सीखा है, तो आप देर सवेर हार जाएंगे। ट्रेडर्स को मुश्किल से हजम होने वाली अवधारणाओं में से एक यह है कि मार्केट आपके एटीट्यूड या स्टेट ऑफ माइंड का निर्माण नहीं करती। यह तो केवल एक मिरर के रूप में कार्य करती है, जो आपके अंदर क्या है यह दिखाता है। यदि आप आश्वस्त हैं, तो आप इसलिए हैं क्योंकि आपके बिलीफ और एटीट्यूड बैलेंस में है, जो आपको आगे बढ़ने और रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की अनुमति देता है। आप अपने आत्मविश्वास की स्थिति को केवल इसलिए बनाए रखते हैं क्योंकि आप लगातार सीख रहे हैं। इसके विपरीत यदि आप घबराए हुए हैं और डरते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कुछ हद तक यह मानते हैं कि मार्केट आपके रिजल्ट्स बनाती है। आपके रिजल्ट से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। जिम्मेदारी न स्वीकार करने की यह आदत आपको दर्द और असंतोष के चक्र में बांधे रखती है। यदि आप अपने परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपके लिए सीखने के लिए कुछ भी नहीं है और आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। आप न तो आगे बढ़ेंगे और आप न ही बदलेंगे। नतीजन आप घटनाओं को बिल्कुल उसी तरह से देखेंगे जैसा आप मन में सोचते हैं, इसलिए उसी तरह से उनका जवाब देंगे और फिर वही असंतोषजनक परिणाम प्राप्त करेंगे। या आप यह भी मान सकते हैं
कि आपकी समस्याओं का समाधान ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट ज्ञान प्राप्त करना है। हाँ, यह सही है कि सीखना एक सद्गुण है, लेकिन इस मामले में यदि आप अपने एटीट्यूड की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो यह आपको अनुपयुक्त तरीकों से सीखी गई चीज़ों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। इसे महसूस किए बिना आप जोखिम लेने की जिम्मेदारी से बचने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे। इस प्रक्रिया में आप अंत में उन अजीब चीज़ों का निर्माण करते हैं जिनसे आप अपने आप को दर्द और असंतोष से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस दर्द से परिचित अवश्य होंगे जब आपने गलती से किसी नुकीले पदार्थ से अपने आप को घायल कर लिया था। इसी तरह जब आप ट्रेडिंग में ऐसा करते हैं तब इसके परिणाम स्वरूप होने वाली दर्दनाक भावनाओं को रोकने के लिए इसके दोष को ट्रांसफर करते हैं। यह ट्रांसफर एक ऐसा काम है जैसे आपने घाव पर एक बैंडेड लगा दिया है। इस फर्स्ट एड के बाद आप सोचते हैं कि आपने समस्या का समाधान कर दिया है, लेकिन समस्या बाद में फिर से उभरने वाली है, जिसका रिजल्ट पहले से भी बदतर और दर्दनाक होगा। यह इसलिए होगा क्योंकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं सीखा है जिसके कारण आप होने वाले इन्फेक्शन को रोक सकें। इंटरप्रिटेशन: अगर आप किसी दिन घर के बाहर गली में पैसे को खुली जगह पर रखकर घर में जाकर YouTube पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर वीडियो देखकर अपने पैसों की सुरक्षा करना सीखते हैं और फिर 2 घंटे बाद बाहर आकर अपने पैसे देखते हैं, वे वहां पर आपको नहीं मिलते। अब आप बहुत दुखी और नाराज होकर पूरे समाज नहीं बल्कि संसार को भला बुरा कहते हुए इसका दोष औरों को देने लगते हैं। हालांकि आपने इनकी सुरक्षा के लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्निक सीखी है, फिर भी आपका लॉस हो जाता है। जब हम हारते हैं तो ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम दोष को मार्केट में ट्रांसफर कर सकते हैं और जिम्मेदारी स्वीकार करने से साफ बच सकते हैं। लेकिन क्या इस लॉस के लिए मार्केट किसी तरह से दोषी है? मार्केट ने कुछ नहीं किया, उसने हमें वही दिया जैसा हमने एक्ट किया। हमने किसी भी कारण से अपॉर्चुनिटी मिलने पर उचित रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं थे। मार्केट क्या करती है या क्या नहीं करती है, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी से होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। आपने जो सीखा है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, साथ ही उन सभी चीजों के लिए भी आप जिम्मेदार हैं जो आपने अभी तक नहीं सीखी है, जो आपके द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। आपको सफल होने के लिए यह जानने का सबसे कुशल मार्ग एक विनिंग एटीट्यूड डेवलप करना है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक रूप से कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव है। आपको जो सीखने की आवश्यकता है उसके प्रति आपका एटीट्यूड एक मेंटेलिटी का ग्राउंड भी डेवलप करता है, जो किसी अनुभव की खोज करने के लिए सबसे अनुकूल होता है। विनिंग एटीट्यूड डेवलप करना आपकी सफलता की कुंजी है। कई ट्रेडर्स के लिए समस्या यह है कि उन्हें लगता है कि यह तो उनके पास पहले से ही मौजूद है, और एक यह भी कि वे उम्मीद करते हैं कि मार्केट उन्हें विनिंग ट्रेड देकर उनके लिए एटीट्यूड डेवलप करेगी। लेकिन आप अपने विनिंग एटीट्यूड के डेवलपमेंट के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। मार्केट आपके लिए यह नहीं करने वाली है। आप जो चाहते हैं वह आपको उसके अनुरूप अपने मेंटल एनवायरनमेंट को डेवलप करना होगा। मार्केट के इन्फॉर्मेशन से आपको वह बढ़त मिलेगी जो आपको कुछ जीतने वाले ट्रेडों को पहचानने के लिए चाहिए। लेकिन अगर आपके पास विनिंग एटीट्यूड नहीं है तो आपकी बढ़त आपको लगातार विजेता नहीं बनाएगी। हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा हो कि कुछ ट्रेडर्स इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे मार्केट्स के बारे में पर्याप्त नहीं समझते हैं, इसलिए वे आमतौर पर गलत ट्रेडों को चुनते हैं। इस बारे में डगलस का कहना है कि यह उनका एक्सपीरियंस रहा है कि लॉस के एटीट्यूड वाले ट्रेडर्स गलत ट्रेडों को चुनते हैं। भले ही वे मार्केट्स के बारे में कितना भी जानते हों, फिर भी वे हार जाते हैं। दूसरी ओर विनिंग एटीट्यूड वाले ट्रेडर्स जो मार्केट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वे कमाते हैं, और यदि वे मार्केट के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं तो वे और अधिक कमाएंगे। यदि आप ट्रेडिंग के अपने अनुभव को भय से आत्मविश्वास में बदलना चाहते हैं, यदि आप रिजल्ट्स को एक अनसर्टन इक्विटी कर्व से कंसिस्टेंटली प्रोग्रेसिव कर्व में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आप पहला काम यह करें कि अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें और मार्केट से फ्री में कुछ भी देने की उम्मीद करना बंद कर दें। यदि आप यह संकल्प लेते हैं और मार्केट से लड़ना बंद कर देते हैं, यानी खुद से लड़ना बंद कर देते हैं, तो आप यह देखकर चकित रह जाएंगे
कि आप कितनी जल्दी यह पहचान लेंगे कि आपको क्या सीखना चाहिए और आप इसे कितनी जल्दी सीखेंगे। जिम्मेदारी लेना एक विनिंग एटीट्यूड की आधारशिला है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। ट्रेडिंग इन द जोन, अध्याय 4, कंसिस्टेंसी।